गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस। अगर ग्राफिकल एनालिसिस की बात करें तो इसके बारे में हम मेजर जो भी चीजें थी वो हम 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो कुछ छोटी मोटी चीजें बची थी वो हमने जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा, ठीक है, तो वहां पर भी हमने देखा कि भाई स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, जहां पे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में देखा था भाई ग्राफ के अंदर के अगर एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं अगर अपन कोई स्लोप हो या कोई कर्व हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्राफ की, तो अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरफ x कोऑर्डिनेट होगा, इस तरफ y कोऑर्डिनेट होगा और इसी के अंदर कोई ग्राफ या कोई कर्व बना होगा। ये जो कर्व होगा ये किसी y इक्वल्स टू एफ एक्स का फंक्शन रहा होगा, यानी कि अगर मैं कोई x की वैल्यू डालूं तो वहां पर मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, मैंने x पे मान लीजिए कोई वैल्यू पुट करी x1, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक वैल्यू मिलेगी, इसको मैं बोल रहा हूँ y1। ऐसे अगर सिमिलरली मैं बात करूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं तो ये होगा x2, यानी कि यहाँ पर मैंने x2 पुट किया और मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे y2 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा। इससे पहले कुछ और चीज देख लेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या ग्राफिकल एनालिसिस में। अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी कि भाई ये सब चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी हमने इनके बारे में देखा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम जो ग्राफिकल एनालिसिस है उसमें मेजरली 3 टाइप्स के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो थर्ड हम देखेंगे वो होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके अलावा एक और टाइप का ग्राफ होगा जो होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक होता है, पर हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं तो उसको हम जनरली xt ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम की ग्राफ बात करें तो वो st ग्राफ होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वो vt ग्राफ होगा, और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो होगा at ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हमारे ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बनी होगी, ठीक है, मान लीजिए लाइन बनी होगी। ये जो लाइन होगी ये फंक्शन होगा किसका, y और x का, y और x का। जब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तब तक हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। यानी अगर मैंने यहाँ पे x1 पुट किया तो यहाँ पर मुझे y1 मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने x2 पुट किया तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, y2 वैल्यू मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं क्या सारी वैल्यूज को निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ग्राफ एनालिसिस पढ़ने के लिए तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कि अगर हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या क्या है। पहला तो हम यहाँ पर देखेंगे स्लोप के बारे में, ठीक है, और दूसरा देखेंगे एरिया अंडर दी कर्व के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले अगर हम देखें एरिया अंडर द कर्व के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, यहाँ पर कोई भी स्लोप रहा होगा, सॉरी कर्व रहा होगा, ठीक है। अब इस कर्व पे जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस कर्व पे मैं जब भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्लोप, उसको बोलते हैं
स्लोप, और इस स्लोप को हम टेंजेंट के नाम से भी जानते हैं या टेन थीटा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला जा सकता है कि अगर इसको मैं P पॉइंट नाम दे दूं तो ये होगा स्लोप ऑफ पॉइंट P, इसको हमने टेन थीटा नाम दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्लोप की बात करें, अगर ये थीटा की वैल्यू, अगर इसमें अगर पहला पॉइंट की बात करें, अगर जो थीटा की वैल्यू है, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन, या पहले बात कर ले, अगर लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल होगा वो कैसा हो, एक्यूट एंगल हो, तो जो हमारा tan थीटा होगा, जो हमारा tan थीटा होगा, या यूं बोल दीजिए कि जो हमारा स्लोप होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं बात करूं कि अगर जो मेरा थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो जो मेरा tan थीटा होगा, या ये बोल दीजिए कि जो मेरा स्लोप होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो ये एंगल कोई है थीटा 1, अगर मैं इस पॉइंट पे लूं तो इस तरीके से मेरा स्लोप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा स्लोप बनेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लूं तो ये थीटा 2 होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो थीटा 1 एंगल है, जो थीटा 1 एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन थीटा 2 है। और जब मेरा एंगल बड़ा होगा तो जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बोल दीजिए कि ये लाइन स्टीपर है, तो अगर लाइन मेरी स्टीपर होगी, जितनी ज्यादा स्टीपर होगी उतना ज्यादा क्या होगा, मेरा स्लोप होगा, और उतना ही ज्यादा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज थी किसके बारे में, स्लोप के बारे में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब हम बात करें तो हम बात करते हैं एक चीज और, ये तो हो गया हमारा जो भी दोनों एंगल है वो कौन सा है हमारे पास, एक्यूट एंगल। अगर हम चाहें तो ऑब्ट्यूज एंगल का भी देख सकते हैं एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर टेंजेंट लेता हूं तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट जाएगा। इस पॉइंट पी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे थीटा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जो स्लोप आएगा मेरा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरा स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ये हम सब जानते हैं, हमने सबने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि जब हम 0 से 90 डिग्री में जाते हैं, 0 से 90 डिग्री में जाते हैं, पहली बात तो जो वैल्यू होती है tan थीटा की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें 90 से 180, तो वैल्यू जितनी इंक्रीज हुई थी उसी रेस्पेक्ट में, उसी रेशियो में क्या है, डिक्रीज होती है। पर इस बार क्या हो जाता है, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, और साथ साथ में जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी स्लोप के बारे में कुछ बेसिक बात। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था कि स्लोप के बारे में बात करी। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, दैट इज एरिया अंडर दी कर्व। तो एरिया अंडर दी कर्व की बात करूं मैं अगर, तो मेरे पास कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस में। ठीक है, तो अगर मैं उसकी ग्राफ की बात करता हूं, मान लीजिए इस तरीके से कोई ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस कर्व के नीचे का जो भी एरिया है, इस कर्व के नीचे का, ये ए बी कर्व है, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा, ठीक है, दैट इज ए बी कर्व है, तो इसके नीचे का जो भी एरिया है, ठीक है, वो एरिया हमें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा। ठीक है, या यूं भी बोल सकते हैं कि अगर ये एरिया है तो ये जो एरिया होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा किसका, एक्स एंड वाई का। यानी कि अगर मैं बात करूं एरिया अंडर दी कर्व की बात करूं तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा एक्स एंड वाई। अब ये जो कंटिन्यूअस क्यों लिखा है ये आप सबको पता होगा, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि जब भी हम किसी का सॉरी क्या बोलते हैं एरिया निकालते हैं तो हम छोटी छोटी स्टेप्स मानते हैं, उसको फिर पूरे को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है,
कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम एक्सटी ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो पहले केस पे बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए ग्राफ से स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, और आप सबको पता भी है, सब हमने बार बार पढ़ा भी है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हमने कि भाई एंगल कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी कि जब भी हम एंगल लेंगे तो वो कहां से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि वहां से वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला पॉइंट डालते हैं हम एक्स टी ग्राफ, यहाँ ये बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या ये बोल दीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो इसका पहला केस बनता है केस 1, जब बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। इसको जब बॉडी इज एट रेस्ट, पहला केस बनता है जब बॉडी रेस्ट में होगी। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर t होगा। ऐसा क्यों होगा, या वैसे हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसको हम कहां पर लेते हैं, x एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट टर्म है उसको कहां पर लेते हैं हम, y एक्सिस पे। यानी कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो वो क्या रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होगा, टाइम का फंक्शन रहेगा। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे या तो पोजीशन चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, वो हम ग्राफ क्या पढ़ेंगे। अब ग्राफ पढ़ने से हमें क्या फायदा हो रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ग्राफ में जो भी कर्व दिया होगा उसको पढ़कर हम क्या बता सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की पूरी जन्म कुंडली का आधार बता सकते हैं कि भाई पार्टिकल की कितनी स्पीड रही होगी, क्या वेलोसिटी रही होगी, किस डायरेक्शन में गया होगा, क्या एक्सेलरेशन रहा होगा या क्या रिटार्डेशन रहा होगा, या पार्टिकल ने पलटी मारी होगी या नहीं मारी होगी। इस सब का आइडिया हमें कौन बता सकता है, ये ग्राफ बता सकता है। जिस तरीके से पंडित हमारा हाथ की रेखाएं देखकर पूरा बता देता है कि भाई आपके साथ भविष्य में ये होगा या ये होगा, उसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को पढ़कर एक पूरा आइडिया बता सकते हैं कि उस पार्टिकल ने क्या क्या किया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं पहला केस बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या है कि जो बॉडी है उसकी इनिशियल में स्पीड क्या रही होगी, उसकी इनिशियल में स्पीड क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि पार्टिकल को अगर मैं किसी t टाइम पर देखता हूं, किसी t1 टाइम पे देखता हूं, तो पार्टिकल कहीं पर x1 पोजीशन पे बैठा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर बैठा है। उसके बाद मैंने t2 टाइम पे देखा तो भी पार्टिकल का है वहीं बैठा हुआ है। यानी कि मैं बोल सकता हूं इन पॉइंट्स पर जो पार्टिकल है वो कैसा है, रेस्ट पे बैठा हुआ है। यानी कि अगर मैं इस कर्व का, इस पार्टिकल का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। अगर मैं यहां पर स्लोप की बात करूं, अगर मैं यहां पर स्लोप की बात करूं तो स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, dx/dt। ये होता है कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस अपन कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस को हम लिख देते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, और कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, दैट इज टाइम। तो यहाँ पर हो गया dy/dx। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ, मतलब अगर एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0। या इसके बोल सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, tan 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका स्लोप हो गया। एक बार वापस से देखें, अगर बॉडी इज एट रेस्ट में है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी स्पीड 0 है और जो पार्टिकल है वो जहां पर है वहीं पर खड़ा हुआ है। यानी कि मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। तो हमने क्या करा, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, हमने देखा उसको t टाइम पर, तो वो कहां पर था, x1 पोजीशन पे। t2 टाइम पर देखा तो वो भी कहां पर था, x1 पे। हमने जब सब पॉइंट्स को मार्क करके और हमने लाइन खींची तो हमने देखा कि ये ग्राफ बना है यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस पे आते हैं। ये इसको मैं डिलीट करता हूं एक बार, होप आप सबने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए तो आगे देखते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, केस 2 की बात करें हम तो जो बॉडी होगी वो किस में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। भाई पहले रेस्ट में थी, अब उसको मोशन में लिया था, तो बॉडी इज इन
यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहां से हमें साफ पता चलता है कि अगर हम यूनिफॉर्म की मोशन की बात करें तो जो उसकी स्पीड रही होगी, जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड रही होगी कैसी रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। भाई जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से भाग कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगर इस केस में हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पर दो केसेस डेवलप होते हैं किसके, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के। जैसे कि अगर हम देखें ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा t। अब जब वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट है सॉरी, ठीक है, तो कांस्टेंट या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है, दोनों केसेस पॉसिबल है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है या नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है, या यूं बोल दीजिए कि या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या बनती है, या तो जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर जो दूसरा केस बनता है हमारे पास वो बनेगा एक्स टी में कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का होगा या किसी एंगल पे होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है 45 पे हो, किसी एंगल पे होगा। पर अगर हम स्लोप की बात करें तो जो स्लोप बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा विथ सम एंगल, विथ सम किसी एंगल के साथ क्या ये स्लोप यहां पर बनेगा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहां पर अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये दो कंडीशन अराइज होती है। पहला तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो। अब या तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो सकती है। अगर हम वेलोसिटी इंक्रीजिंग की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा निकालना हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर हम कहीं पर भी देखेंगे कि तो थीटा या स्लोप की वैल्यू क्या होगी, हर जगह सेम होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस केस की बात करूं मैं तो यहाँ पर जब भी मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाऊंगा एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। पर क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है या जो थीटा की बात करें वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है, इसलिए यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो इसका स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। रीजन लिखा जा सकता है कि यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू की बात करें तो वो लेस देन 90 है, और यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं केस 3। अब जो केस 3 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो इजी है, सब समझ जाते हैं इजीली। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब भी इजीली समझ में आएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉज होंगे और कैसे कैसे ये ग्राफ दिए होंगे तो उनको कैसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर केस 3। केस 3 की अगर हम बात करें, केस 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब हमने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें बच्चों तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, या तो बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। यानी कि अगर बढ़ रही है घट रही है तो यहाँ पर एक ही तरह से होगा, या तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या फिर डी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉडी है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो और ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो। जैसे हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, उसकी डायरेक्शन तो क्या है, नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी तो कैसी है,
नेगेटिव है, पर वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसमें भी कुछ केसेस बनेंगे। अगर पहला केस की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो केस होगा वो इस तरीके से होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो क्या है, उसकी अगर वेलोसिटी की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई होगी पॉजिटिव। कैसे दी होगी, पॉजिटिव, और जो उसकी स्पीड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। यानी कि इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। अगर इस केस में हम ग्राफ की बात करें, इस केस में हम ग्राफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और ऑब्जेक्ट क्या एक्सेलरेट भी करता जा रहा है। यानी कि अगर मैं किसी टाइम पर बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाएगा। इसको अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड कॉनकेव। इसको बोलते हैं हम, इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हम अपवर्ड कॉनकेव। ठीक है, अब यहाँ पे हम साफ साफ बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की अगर हम t1 टाइम पे बात करें, ये t1 टाइम है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, x1। अगर हम यहाँ पर बात करें t2 टाइम पे, तो यहाँ पता चल रहा है कि जो t2 टाइम है वो क्या है, ग्रेटर देन t1 है, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कुछ x2 डिस्टेंस पे है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें a और b पोजीशन पे, तो जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हुई है, एक्सपोनेंशियली चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है, एक्सपोनेंशियली। अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें तो अगर मेरे को यहाँ पर स्लोप निकालना हो तो मैं यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पर अगर स्लोप ड्रॉप करता हूँ तो इस तरीके से होगा θ1। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँ इस पॉइंट पे तो वो कुछ इस तरीके से होगा θ2। इसको मैं L1 लाइन बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कौन सा स्लोप ज्यादा होगा। आप बोलेंगे सर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लाइन जितनी ज्यादा स्टीपर होगी, जो लाइन जितनी ज्यादा एंगल बनाएगी वो उतना ही ज्यादा क्या रखेगी, स्लोप रखेगी। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो θ2 एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन θ1 है, या यूं बोल सकते हैं कि जो लाइन L2 है वो क्या है, स्टीपर देन L1 है। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, स्लोप ऑफ L2 लाइन विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ L1 लाइन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, हम सब जानते हैं, किसी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, dx बाई dt से उसका स्लोप दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर जो स्लोप की बात करें तो यहाँ पर स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर हम xt ग्राफ की बात करें, यहाँ पे अगर उसके स्लोप की बात करें तो वो हमें क्या देता है, यहाँ पर वेलोसिटी देता है। और यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई जो ग्राफ है वो कैसा है, अपवर्ड कॉनकेव है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कैसे इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। मैं एक बार इस ग्राफ को वापस से ऊपर से, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा हमारा। ठीक है, इसमें अगर हम सेकंड केस की बात करें तो वहां पर क्या होगा, अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो अब क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी तो क्या है, पॉजिटिव है, या इसको मान लीजिए कि वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज भी हो रही है। अब जब वेलोसिटी है और इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट को मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया, यानी फ्री फॉल वाला केस, तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो तो क्या होगी, नेगेटिव, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इस केस में हम बात करें तो जो ग्राफ होगा, ये x और ये t, इसमें जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि डाउनवर्ड कॉनकेव। कैसा होगा, डाउनवर्ड कॉनकेव, ये इसको बोल सकते हैं अपवर्ड कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी तो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, पर क्या है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि बॉडी यहाँ पर भी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। यानी कि क्या कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया था तो वेलोसिटी क्या थी, कम हो रही थी। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से क्या डिस्टेंस कम भी कर रहा है और टाइम भी बदल रहा है।
तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसा होगा यहाँ पर बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा था सर स्लोप कहां से बनाना है, सर स्लोप बनाना है कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्लोप बनाऊं और इसको लूं मैं किससे, पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया थीटा 1। अगर मैं इस पॉइंट पर यहीं पर निकालूं तो स्लोप होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया थीटा 2। यहाँ पर दोनों केस में बोल सकते हैं जो थीटा 2 होगा वो क्या है, ग्रेटर देन किससे है, थीटा 1 से है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने बोला था कि भाई जो एंगल वर्टिकल से होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू, तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये एंगल क्या है, वर्टिकल से वापस 180 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और वापस से वही केस लगाना है कि जो जितना स्टीपर होगा उसका उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन है इसको L1 बोल देते हैं और इसको L2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो L1 लाइन है वो क्या है, स्टीपर है, L1 इज स्टीपर देन L2। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, L1 का ज्यादा होगा। और अभी हमने देखा भी था ट्रिग्नोमेट्री वाला, जो मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया बताया था कि जैसे जैसे 90 डिग्री से 180 की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी थी वैसे वैसे क्या वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, वो होगा नेगेटिव साइन का, ठीक है। होप आप सबने उतार लिया होगा इसको। इसके बाद हम, ये तो सेकंड केस का हमारा ना, इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, ठीक है, ये दोनों केस थे एक्सेलरेशन के। अब अगर इसी में बॉडी क्या करे, रिटार्ड करे, ठीक है, अभी तो बॉडी ने क्या करा था, एक्सेलरेट ही किया था, अब बॉडी क्या रिटार्ड भी कर सकती है। तो हम देखते हैं थर्ड केस कि वेलोसिटी तो क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और जो उसकी स्पीड है, जो उसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है और स्पीड कम हो रही है, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। क्या कर रही है, रिटार्ड, यानी कि जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या है, अपवर्ड, पर उसकी स्पीड क्या है, धीरे 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 करके कम हो रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रही है, जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है। क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक्स और ये टी में इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसमें, एक्स और टी में। तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी जाएगी ऊपर, बढ़ती जाएगी, पर स्पीड क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे बच्चों, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें तो अगर इस पॉइंट पे मैं स्लोप देखूं तो स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको अगर मैं L1 लाइन बोलूँ, उसको L2 लाइन बोलूँ, यहाँ पर जो एंगल होगा वो थीटा 1 होगा, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा 2 होगा। तो यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि जिसकी लाइन स्टीपर है, जिसका एंगल बड़ा, वो कैसा होगा, ज्यादा स्लोप होगा। यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा 1 ग्रेटर होगा थीटा 2 से, या यूं बोल दीजिए L1 ज्यादा स्टीपर होगा किससे, L2 से, ठीक है। अगर हम बात करें वेलोसिटी पॉजिटिव या वेलोसिटी नेगेटिव, इसका क्या मतलब है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव का बात कर रहा हूं मैं, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, यानी कि जो वो एंगल बनाएगा, डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि अगर वेलोसिटी मेरे को दी हुई है पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव दी है, इसका मतलब ये है कि वो अक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, अक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। और अगर वेलोसिटी मेरे को नेगेटिव दी है, वेलोसिटी मेरे को नेगेटिव दी है, इसका मतलब है कि वो क्या बनाने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यानी बोल दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये केस किसका था, रिटार्डेशन का। इसी में अगर हम एक और केस की बात करें तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फोर्थ केस, ठीक है। फोर्थ केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, स्पीड क्या है वापस से कम कर रही होगी, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वापस रिटार्ड करेगा। अगर इसमें हम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एंगल कैसा बनाना है उसको, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। कैसा बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अगर हम देखें ये टी और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड क्या है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब कम हो रही है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा,
इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पर हम बता भी सकते हैं कि एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एंगल कुछ इस तरीके का होगा, इस पॉइंट पर ड्रॉ करूँ तो एंगल कुछ इस तरीके का होगा। जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखूंगा इसको थीटा 1 और इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा थीटा 2। ठीक है, तो वापस से वही वाला केस, जो स्लोप होगा यहाँ पर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ बात करें एंगल की तो थीटा 1 बड़ा होगा किससे, थीटा 2 से। और अगर लाइन की बात करें इसको मैं L1 लाइन दे देता हूँ, इसको L2 लाइन दे देता हूँ। जो L1 है वो ज्यादा स्टीफर है किससे, L2 से। बात समझ में आ रही है आप सबको। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, और स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। हमें ये पता है, हमने पढ़ा भी है मोशन अंडर ग्रेविटी में कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन एक हो तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो, दोनों अपोजिट हो, तो जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो केस हो रहा है वो कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार हम वापस से देख लेते हैं एक्सट्री ग्राफ को, सारे ग्राफ एक साथ बनाकर, जो भी हमने एक्सट्री में ग्राफ पढ़े हैं उन सबकी अगर हम वापस से बात करें, एक बार सबको एक साथ एक नजर में उतार लेते हैं। पहला ग्राफ जो हमने पढ़ा था वो था कुछ इस तरीके का। ठीक है, दूसरे ग्राफ हमने देखे थे, एक इस तरीके का था, एक इस तरीके का था। उसके बाद हमने देखा एक इस तरीके का था, एक इस तरीके का था। ठीक है, और फिर अभी हमने लास्ट में देखे कुछ ग्राफ जो इस तरीके का था, और एक था हमारे पास नीचे उतरते हुए, यानी कि इस तरीके का। ये मैंने शायद गलत बना दिया एक। ठीक है, एक इस तरीके का था, एक इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरह के ग्राफ थे हमारे पास। ऐसा हो गया। हाँ, तो इस तरीके के हमने कुछ ग्राफ देखे थे। ठीक है, अगर हम पहले ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी थी जो बॉडी थी वो किस में थी, रेस्ट में थी। किस में थी बॉडी, रेस्ट में थी। अगर एक्सटी में बात करें तो बॉडी रेस्ट में थी। ठीक है, स्पीड उसकी 0 थी, और जो ऑब्जेक्ट था वो जिस पर था उसी पोजीशन पे बना हुआ था। उसके बाद आए इन दोनों केसेस पे। यहाँ पे हमने देखा कि जो बॉडी थी वो किस में थी, यूनिफॉर्म मोशन में थी, यूनिफॉर्म मोशन में थी। और वेलोसिटी क्या थी उसकी, कांस्टेंट थी। वेलोसिटी कांस्टेंट की केस है यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी 0, यहाँ पे बात करें वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पर v पॉजिटिव था तो उसने एक्यूट एंगल बनाया। v जब नेगेटिव होगा तो वो कैसा एंगल बनाएगा, यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। और यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज। स्लोप की बात करें, इसका स्लोप आया था कितना, पॉजिटिव, और उसके स्लोप की अगर हम बात करें तो वो क्या आया था, नेगेटिव। अगर इन सब की अगर हम स्लोप की बात करें तो इनका स्लोप होगा वो क्या होगा, dx/dt, दैट इज स्लोप होगा। एंड इन सभी ग्राफ्स का जो स्लोप होगा वो होगा dx/dt। और जो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी। इसके बाद हमने ये केसेस देखे थे। तो अगर हम पहले दो केसेस की बात करें, ठीक है, तो ये पहले जो दो केसेस है, ये जो दो केसेस है, ये केसेस थे एक्सेलरेशन के। कैसे एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। और अगर हम लास्ट दो की बात करें तो ये केसेस थे हमारे पास रिटार्डेशन के। ठीक है, यहाँ पर दोनों केसेस में वेलोसिटी जो थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। पॉजिटिव थी प्लस इंक्रीज हो रही थी। वेलोसिटी पॉजिटिव थी और इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, बस आप सॉरी, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इंक्रीज हो रही थी। इसमें वेलोसिटी नेगेटिव थी और इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या हो रही है, क्या हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है पहले केस में, और दूसरे में वेलोसिटी नेगेटिव है हमारे पास। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी, सॉरी, ये दोनों केसेस डिक्रीजिंग स्पीड के। और यहाँ बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था हमारे पास एक्स-टी ग्राफ का कि भाई जब बॉडी रेस्ट में होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है,
तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा किसी एंगल पे। अगर हम बात करें कि वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यानी कि उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। अब या तो वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, उसका डायरेक्शन बदल सकता है, वो एक्सेलरेट कर सकती है, रिटार्ड कर सकती है। तो जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो उस केस में दो केसेस होंगे, या तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, और उसकी स्पीड भी क्या है, इंक्रीज हो रही हो। तो अब जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का ऊपर चलता हुआ ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप होगा उससे बड़ा ये वाला स्लोप होगा, उससे बड़ा ये वाला स्लोप होगा। और हमें पता है कि अगर 1090 हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। पर कैसे इंक्रीज होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डायरेक्शन तो क्या है उसकी पॉजिटिव है ना, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव। और बॉडी क्या करेगी, यहाँ पर रिटार्ड करेगी। रिटार्डेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। वेलोसिटी की स्पीड थी वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस। अगर बात करें इसकी तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव बाय डायरेक्शन में, और जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। ये तो हुई हमारी कुछ एक्सटी ग्राफ के बारे में एक बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो अपन देखते हैं वीटी ग्राफ। तो अब देखते हैं अपन वीटी ग्राफ। सेकंड केस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ की बात करें तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा ये वी वाई एक्सिस पे होगा, और टी कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पे। यानी कि इस बार जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन होगी, टाइम का फंक्शन होगी। यहाँ पर कोई भी ग्राफ होगा, ठीक है, उसका जो स्लोप होगा, उसका जो स्लोप होगा, उसका स्लोप की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो होगा डीवी बाई dt। और हमें सबको पता है कि जो डीवी बाई dt होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि अब जो वीटी ग्राफ पे जब हम स्लोप की बात करेंगे तो जो उसका स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। चलिए तो पहले टाइप का हम देखें ग्राफ। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, और वो किसके बराबर होगा, डीवी बाई dt के बराबर होगा। अब अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस की बात करें तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है वो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका तो एक्स वाई एक्सिस पे v होगा और एक्स एक्सिस पे t होगा हमारे पास, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि टाइम चेंज होने पर अगर मैं t1 टाइम पे बात करूं या t2 टाइम पे बात करूं तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहाँ पर से यहाँ तक आऊं मैं, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर हम लाइन की बात करें या कर्व की बात करें तो जो कर्व होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप भी हमें यही बताएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है। और हमें पता है कि स्लोप का एंगल कहाँ से लेना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना होता है। इसको t1 नाम दे देते हैं, t2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पर ग्राफ बनेगा किसका, जब बॉडी कैसे मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड पे देखें
अब जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं जो बॉडी है वो किससे जा रही है, बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आ रही है। यानी कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की बात करें तो वापस से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बढ़ेगी घटेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी रिटार्ड करेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्लोप की, किसकी, स्लोप की, तो स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और स्लोप का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट। बात कर रहे थे केस 3 में देखा हमने कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है हमारे पास कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट में या तो मतलब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो हम भी ग्राफ के थ्रू देखते हैं। पर अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये T वर्सेस V ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, और बॉडी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन से, या तो स्पीड अब बढ़ सकती है या घट सकती है, ठीक है। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और दो केसेस होंगे यहाँ पर भी, V और T में कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, ठीक है। अगर स्लोप की बात करूँ मैं, अगर या कर्व की बात करूँ तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है बच्चों। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, किसी एंगल पे होगा, कैसा होगा, किसी एंगल पे होगा। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे साइड में लिख लिया जाएगा, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि इसका मतलब है कि वो कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। कैसा बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। उसका मतलब क्या है, जो मेरा स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक ही बात है जिसको उल्टा सुल्टा करके बोला जा रहा है, क्योंकि स्लोप भी क्या है, एक्सेलरेशन है, और जब एक्यूट एंगल होता है तो मेरे को कैसा स्लोप मिलता है, पॉजिटिव स्लोप मिलता है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कैसा है बच्चों, नेगेटिव, यानी कि उसका मतलब है कि वहां पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, यानी कि जो स्लोप होगा या जो tan थीटा होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी स्लोप बात करूँ तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये एंगल कैसे होंगे, यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी मैं थीटा लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो वो कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो, ठीक है। अभी तो ये हमने बात करी कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव ही है इन सब केस में, ठीक है। अब इसी में अगर वेलोसिटी हमें नेगेटिव दे दी जाए तो उसी में भी यही केसेस बनेंगे, या तो एक्सेलरेट करेगी या रिटार्ड करेगी, ठीक है। तो उसको अगर हम देखें तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, यही ग्राफ जो थे, यही जो ग्राफ थे, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो मेरे पास, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये टी और ये नेगेटिव भी, ये टी और ये नेगेटिव भी। जो ग्राफ ऊपर बने थे वही के वही ग्राफ इस बार क्या बन जाएंगे, नीचे बन जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एंगल थीटा नेगेटिव होगा। तो ये एक्सेलरेशन का हो जाएगा और ये रिटार्ड हो जाएगा, यानी कि बॉडी क्या नेगेटिव स्पीड से जा रही है और एक्सेलरेट भी कर रही है, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव स्पीड से जा रही है और रिटार्ड कर रही है, ठीक है। चलिए आप कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, या इससे पहले एक चीज और ले गई है हमारे पास, एरिया अंडर दी, या एक चीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर जाननी है कि यहाँ पर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना तो वो हमारे सिलेबस में और ना ही वो कभी पूछा गया है, ठीक है। इसलिए जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है वो हमने यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तो हमने वीटी ग्राफ के सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करी जो था स्लोप, ठीक है। हम वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात करें, एरिया अंडर द कर्व की बात करें, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है किसका, वीटी ग्राफ का, किसका,
VT ग्राफ का वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है पार्टिकल की। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और हमें ये पता है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है किसी का, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो ये है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व की बात। ठीक है, इसके अगर हम आगे की बात करें तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेकर इस बात को समझ सकते हैं जो भी हमने अभी तक की बात करी है। ठीक है, तो चलिए इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व तो आप सिंपली निकाल सकते हैं सभी कि हमको क्या है, एक ग्राफ दिया होगा। ठीक है, और कुछ ग्राफ दिया होगा। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो ग्राफ होंगे जो हमारे आएंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे, या तो इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा। तो जो भी हमारे पास ग्राफ होगा उसको क्या करना है, हमको एक्स एक्सिस से जोड़कर और उसके अंदर का एरिया हमको कैलकुलेट कर लेना है। चलिए तो देखते हैं आगे। अब हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है कि एक कार है जिसको मिंटू चला रहा है। कौन चला रहा है? मिंटू। तो ये मिंटू जो है बाहर घूमने निकला है, बारिश का मौसम है। ठीक है, इनिशियल में जो इसकी स्पीड थी वो थी 0। ठीक है, किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये मिंटू अपनी कार चला रहा है ना। इसकी कंडीशन हमको क्या दी हुई है कि शुरू में जब हमने बात करी तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी स्पीड थी u0। ठीक है, फिर इसने क्या करा है, इसने अपनी बॉडी को, इसने अपनी कार को क्या करा है, एक्सेलरेट किया है e1 से। ठीक है, कितने टाइम के लिए? t1 टाइम के लिए। और वो यहां पर पहुंच गया t1 टाइम पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या कर रहा है, जब वो यहां पर पहुंचा तो उसने जो स्पीड अक्वायर करी वो थी v0। क्या थी बच्चों? v0। इसके बाद जो क्या कर रहा है, जब यहां पर पहुंच गया, अब उसको लगा कि मैं अपनी जगह पर पहुंचने वाला हूं, तो उसने क्या करा, वापस से रिटार्ड करना स्टार्ट किया। क्या करना लगा? रिटार्ड करने लगा। यहाँ पर तो उसने एक्सेलरेट किया। ठीक है, और अब क्या कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? रिटार्डेशन कर रहा है। ठीक है, और जब वहां से रिटार्डेशन करके पहुंचा तो यहाँ पर किसी टाइम t2 पे पहुंचा, और जब पहुंचा तो उसकी जो फाइनल स्पीड थी वो क्या हो गई बच्चों? 0 हो गई। क्या हो गई? 0। हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्सेलरेशन है और जो रिटार्डेशन है वो कैसा हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्योंकि इसके अलावा हमने कोई केस पढ़ा ही नहीं वेरिएबल का। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। साथ में कुछ और चीज दी हुई है कि हमें t1 और जो t2 है उसकी वैल्यू नॉट नोन है, यानी कि वो हमें पता नहीं है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की हमको डिस्टेंस दी हुई है, यानी कि इस पॉइंट से उस पॉइंट की हमें डिस्टेंस दी हुई है। टोटल डिस्टेंस हमको दी हुई है कैपिटल L, और हमसे पूछा गया फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी। फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब जब इस तरह के क्वेश्चन की हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो मिंटू है पहले इनिशियली कहां पर था? रेस्ट पे था। t1 टाइम में उसने बॉडी को एक्सेलरेट किया और v0 स्पीड अक्वायर कर ली। कितनी स्पीड? v0 स्पीड। ठीक है, a1 एक्सेलरेशन से, या केवल एक्सेलरेशन लिख देता है, अभी a और रिटार्डेशन आप हटा देते हैं। बॉडी ने एक्सेलरेट करी, कैसी एक्सेलरेशन था? कांस्टेंट था। और t1 टाइम पे वो कहां पर पहुंच गया? v0 पे पहुंच गया। इसके बाद बॉडी ने क्या करा, वापस अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करी, तो बॉडी ने रिटार्ड किया और t2 टाइम पर कहां पर पहुंच गया? वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, जब वहां पर पहुंच के उसकी स्पीड क्या हो गई? फाइनल स्पीड 0। जो t1 है t2 है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं दी है न्यूमेरिकल में। हमें दिया हुआ है कि यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? L, और हमको निकालना है फाइंड द टाइम ऑफ द जर्नी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इस टाइप की न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। पर जब हमें दिया हुआ न्यूमेरिकल में कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से तो स्टार्ट हो रहा है और फाइनल में जाकर भी क्या है? रेस्ट में पहुंच रहा है। जब इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हिंट होता है कि हमको इसको किससे सॉल्व करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? वीटी ग्राफ
ड्रॉ करते हैं। चलिए वीटी ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि हमें स्पीड में दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड और टाइम का ही है, तो हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो जो हमको दिया हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ पे नोटिस करें कि t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड क्या है 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद करें कि t1 टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई है v नॉट हो गई है। यहाँ पे पता चल रहा है कि बॉडी ने एक्सेलरेट किया और उसकी स्पीड कितनी एक्वायर कर ली है, v नॉट एक्वायर कर लिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे t1 टाइम पे बात करूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर होगा, जब उसके पास क्या स्पीड रही होगी v नॉट स्पीड रही होगी। और उसके बाद क्या बॉडी ने कांस्टेंट रिटार्डेशन लिया और उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई वापस से 0 हो गई है t2 टाइम पे। तो ग्राफ ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पर बनेगा, क्योंकि बॉडी क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हमने देखा था कि एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से, तो ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है किसी एंगल पे। ठीक है, अब हमें जो पूछा गया है हमें डिस्टेंस दी हुई है, तो अगर मैं इससे भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकल लेगा सॉरी मेरे पास यहाँ से, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इस पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो जो इसका टोटल एरिया है, इसका जो टोटल एरिया है वो मेरे को कैपिटल L गिवन है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया जो है मेरे को कितना गिवन है L गिवन है। तो मैं भी एक बार निकाल के देख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं मैं वीटी ग्राफ की, तो वो क्या होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा नहीं होगा, तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ हाइट की अगर बात करें तो वो कितना है v नॉट, और अगर हम लेंथ की बात करें तो वो क्या हो जाता है t2, या यूं बोल दीजिए कि t1 प्लस t2। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी है, t1 है और वहां से वहां t2 टाइम में रिटार्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर t2 प्लस t1 आएगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया था t1 में वो एक्सेलरेट कर रहा है और t2 में वो रिटार्ड कर रहा है। तो जो टोटल टाइम हो गया, टोटल लेंथ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास t1 प्लस t2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल गया, और ये जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है L दी हुई है, और हमें क्या निकालना है टाइम ऑफ जर्नी। तो टाइम ऑफ जर्नी के लिए क्या करूं मैं कि t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालनी है मेरे को सिंपली, तो मैं क्या करूंगा t1 प्लस t2 और इसको सॉल्व कर लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2L अपॉन v नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास टाइम ऑफ जर्नी। तो हमने देखा कि हमने इस इक्वेशन को या इस प्रॉब्लम को कितने इजीली सॉल्व कर लिया है।